नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। शनिवार को किसानों के आंदोलन के 31वें दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर फिर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को किसानों को सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। अपने इस ट्वीट में राहुल गांधी ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। दिल्ली बॉर्डर पर 30 दिन से किसान धरना दे रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 7 राज्यों के किसानों से चर्चा की। उन्होंने किसानों से नए कृषि कानून, खेती के तरीके, उनके फायदे नुकसान, कंपनियों के एग्रीमेंट जैसे कई मुद्दों पर बात की। किसानों से पूछा कि कंपनियां उनसे चीजें लेती हैं या जमीनें भी ले जाती हैं। जवाब में किसान बोले कि जमीन की तो कोई चर्चा नहीं होती है, एग्रीमेंट से हमें फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब किसानों की उन्नति होगी तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है। मेरा आग्रह है कि किसान किसी के बहकावे में न आए, किसी के झूठ को न स्वीकारें। कृषि कानूनों के विरोध में किसान अभी आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। इस बीच किसान आंदोलन पर सियासी तकरार जारी है और अब शिवसेना ने एनसीपी चीफ शरद पवार की खुलकर तारीफ करते हुए इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली के सत्ताधीश बेफिक्र हैं। सरकार की इस बेफिक्री का कारण देश का बिखरा हुआ और कमजोर विरोधी दल है। सामना में बिना नाम लिए अन्य दलों पर भी अटैक किया गया है। संपादकीय में लिखा है, लोकतंत्र का जो अधोपतन शुरू है उसके लिए बीजेपी या नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि विरोधी दल सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। वर्तमान स्थिति में सरकार का दोष देने की बजाय विरोधियों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 1 महीने पूरे हो गए हैं। 26 नवंबर को दिल्ली के बॉर्डर पर जुटे किसान इन कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच सरकार के साथ बातचीत को लेकर किसान संगठनों की आज अहम मीटिंग हो सकती है। इसमें शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को दिए गए संबोधन पर भी चर्चा हो सकती है। इससे पहले सरकार की चिट्ठी पर किसानों के बीच चर्चा हुई थी। मीटिंग में कुछ किसानों ने मामले का हल निकालने के लिए सरकार से बातचीत फिर से शुरू करने के संकेत दिए। किसान संगठनों के मुताबिक वे आज फिर से मीटिंग करेंगे, जिसमें केंद्र सरकार के बातचीत के न्योते पर फैसला लिया जा सकता है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह का गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ कलाकारों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। असम के सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक हिमंत विश्व शर्मा ने भी शाह से एयरपोर्ट पर मुलाकात की। उन्होंने इससे पहले जानकारी दी थी कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाह राज्य पार्टी कोर समिति और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, लिबरल, भाजपा गण सुरक्षा पार्टी गठबंधन का 23 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी उनसे कई मुद्दों पर चर्चा करेगा। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही जेडीयू को अरुणाचल प्रदेश में करारा झटका लगा है। पार्टी के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इस सियासी घटनाक्रम पर सभी को जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया का इंतजार था। हालांकि मुख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में पार्टी की टूट को ज्यादा महत्व नहीं दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्वोत्तर राज्य में हुए इस राजनीतिक परिवर्तन को एक मुस्कान के साथ खारिज कर दिया। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। इससे ठीक पहले हुए इस घटनाक्रम पर नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा ध्यान पार्टी की प्रस्तावित बैठक पर केंद्रित है। वह अपने रास्ते चले गए हैं। जेडीयू ने पिछले साल अरुणाचल विधानसभा चुनाव में 7 सीटें जीती थी और वह मुख्यमंत्री विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। जेडीयू कई राज्यों में बीजेपी के समर्थन के बिना विधानसभा चुनाव लड़ रही है और दावा कर रही है कि बीजेपी के साथ उसका गठबंधन बिहार तक ही सीमित है। उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंची भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाजन ने भारत के मुसलमानों का अल्पसंख्यक का दर्जा तत्काल समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या है। पाकिस्तान की जनसंख्या 32 करोड़ है।
वहीं सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 20 करोड़ पहुंच गई है, जो कि चिंता का विषय है। बीजेपी सांसद साक्षी महाजन एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बागपत पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने मुस्लिमों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि देश में जमीन घटती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। इस वजह से जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कानून जल्द बनना चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कथित कार्यकर्ताओं ने पुणे और मुंबई में अमेज़न के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की है। अंधेरी के मरोल में ई कॉमर्स कंपनी में और पुणे के कोंडवा स्थित अमेज़न के गोदाम में तोड़फोड़ की। मन से अमेज़न के पोस्टरों पर मराठी भाषा नहीं होने के साथ ही उसके ऐप पर मराठी भाषा का विकल्प नहीं होने को लेकर कंपनी पर निशाना साध रही है। मुंबई में हमले में एक LED टीवी, कांच का सामान, लैपटॉप, प्रिंटर आदि क्षतिग्रस्त हो गए। तो वहीं पुणे में MNS प्रमुख राज ठाकरे को नोटिस भेजकर 5 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। इसके एक दिन बाद पुणे में MNS कार्यकर्ताओं ने अमेज़न के ऑफिस में तोड़फोड़ की। उन्होंने अमेज़न के बोर्ड पर भी कालिक पोत दी। पुणे जिला प्रशासन ने पेरने गांव और उसके आसपास धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है, जहां कोरे गांव भीमा की जंग की स्मृति में जय स्तंभ खड़ा है। हर साल 1 जनवरी को दलित 1818 की जंग की वर्षगांठ मनाते हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बलों ने दलित सैनिकों के साथ पुणे के पेशवा की सेना को पराजित किया था। इस मौके पर यहाँ स्मृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दलित इस जीत को उत्पीड़ित समुदाय के आत्मसम्मान वापस पाने की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। हालांकि जिले के अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 हालात के चलते 1 जनवरी से पहले इलाकों में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी जाएगी। वाशी रेलवे पुल एक 25 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाई गई और महिला के सिर पर गंभीर चोट लगी है। पुलिस को शक है कि महिला यौन शोषण का शिकार हुई है और उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए इधर उधर हाथ पांव मार रही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है तथा JJ अस्पताल द्वारा बलात्कार की पुष्टि किए जाने के बाद आरोपियों पर धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जाएगी।